तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है। आज हम लोग एंड टर्म क्वेश्चन पेपर 22 दिसंबर 2024 का सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना समय चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए। पेपर का नाम मैप डेव 1 है। आपके पास टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो आपके कंप्रीहेंशन बेस्ड होंगे, तो 2 क्वेश्चंस आप ऐसे ही हटा सकते हैं। सेक्शन मार्क्स 100 है और आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स का टोटल टाइम है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक छोटी सी चीज और, मैं यहाँ जो भी सॉल्व कर रहा हूँ ये मैं अपने लर्निंग पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फॉलो अलोंग कर सकते हैं। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 177 और ये बस आपसे पूछ रहा है कि ये आपका करेक्ट सब्जेक्ट है या नहीं, तो इसे यस कर दीजिए। नाउ 12 क्वेश्चंस पे चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 178 है और इसमें बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग मॉडल्स लाइब्रेरी एंड बुक करस्पॉन्डिंग टू टेबल्स लाइब्रेरी एंड बुक इन एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो आपके पास एक एसक्यूएलाइट डेटाबेस दिया हुआ है और इसमें 2 मॉडल्स हैं, लाइब्रेरी और बुक, जो कि लाइब्रेरी और बुक टेबल से भी मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो टेबल नेम है वो क्लास से डिफाइंड होता है जब आप एसक्यूएलाइट यूज करते हैं, और इसका मतलब है कि लाइब्रेरी, और ये जो डीबी मॉडल है ये बेसिकली इनहेरिट कर रहा है। तो लाइब्रेरी सारे के सारे मॉडल के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। इसके अंदर कॉलम नेम्स है आईडी और नेम। आईडी क्या है? इंटीजर, और नेम है स्ट्रिंग। आईडी एक प्राइमरी की है, यानी कि इसी से आइडेंटिफाई होगा, और नेम जो है वो यूनिक है, मतलब सेम टाइप के नेम्स नहीं हो सकते। ओके, सिमिलरली बुक में अगर आप देखिएगा तो अगेन आईडी है, नेम है, सिमिलर टाइप ऑफ रूल्स है। एंड नाउ यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, db.column, db.integer, यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, एंड db.foreign की सेक्शन आईडी। तो ये जो फॉरेन की है इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक टेबल यहाँ पे है से ए और यहाँ पे एक दूसरा टेबल है बी, अब अगर आप फॉरेन की ले रहे हैं तो ये वाला जो की है ये इसको लिंक करेगा। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये जो की यहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे सेक्शन डॉट आईडी, तो ये आईडी अगर यूज हो रहा है और ये टेबल सेक्शन है तो यहाँ पे भी आईडी मौजूद हो, तो ये बस लिंकिंग का काम करता है। बट अगर आप देखिएगा तो ये वाला पार्ट बड़ा एम्बिगुअस है, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन जो है वो तो अवेलेबल ही नहीं है आपके लिए लाइब्रेरी है। तो इन सेंस अगर यहाँ पे होता लाइब्रेरी डॉट आई डी तो ये सही होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये जो है इसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग आंसर देख लेते हैं कि वेदर ये है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेनी टू वन तो नहीं होगा, 1 to 1 मेनी भी नहीं होगा, 1 to 1 भी नहीं होगा, टेबल आर नॉट रिलेटेड एट ऑल, जो हम लोगों ने कंक्लूजन भी यहाँ पे निकाला था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 178 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 179 पे जाएंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 है। देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। तो consider the following Python code snippet app.py HTML file base.html and home.html residing in templates folder। तो आपके पास एक टेम्पलेट फोल्डर है और उसके अंदर आपके ये बेस है, ये दोनों HTML फाइल्स है। ठीक है, app.py आपका पूरा का पूरा फ्लास्क एप्लीकेशन को डिफाइन करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि राउट जो है उसका कुछ भी नहीं है, ये डिफॉल्ट राउट है। ओके, और इसका काम है home.html को रेंडर करना। तो चलिए अब home.html पे चलते हैं। अगर आप देखिएगा तो यहाँ home.html है, क्या बोलता है परसेंटेज एक्सटेंड base.html, यानी कि base.html पे जाना पड़ेगा। base.html पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट है और इसका टाइटल डॉक्यूमेंट है। इसके बॉडी में आपका H3 है जिसके अंदर एक स्टाइल है। ये स्टाइल क्या है? ये आपका CSS है और ये बोलता है कलर ब्लू। तो ये कलर जो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे है इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट कलर है। ओके, और ये टेक्स्ट कलर आपका ब्लू कलर का है, जो मेरे पेन का भी कलर है। ओके, दिस इज फ्रॉम base.html। तो आपका ये जो कंटेंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ब्लॉक कंटेंट परसेंटेज एंड परसेंटेज एंड ब्लॉक, तो ये ब्लॉक कंटेंट है। अब ये ब्लॉक कंटेंट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका डिफाइंड है एक्सटेंड base.html ब्लॉक कंटेंट, दिस इज फ्रॉम home.html एंड देन एंड ब्लॉक। तो ये जो है दिस इज फ्रॉम home.html ये उठ के आपका इसके बीच में आ जाएगा या फिर यहाँ पे ही आ जाएगा। तो ये जो है इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग नहीं है, तो इसलिए ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। ओके, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप चीजों को सेपरेट आउट कर रहे हैं। क्या होता है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग अगर एक जगह चेंजेस करेंगे तो मल्टीपल जगह ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग टेम्पलेट्स बनाते हैं। अब टेम्पलेट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप एक बेस फाइल बना लीजिए और उसमें चेंजेस करते रहिए दूसरे फाइल की मदद से डायनामिकली अपडेट करके, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ये काफी हेल्पफुल आपके
एप्लीकेशन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में भी होगा, क्योंकि आप इसी तरीके से अगर करते हैं तो आपके कोड को मॉड्यूलराइज किया जा सकेगा इजीली। तो ये बस एक छोटा सा डेमो है उसका। ओके, अब देखिए, व्हाट विल बी द रेंडर्ड आउटपुट फॉर बेस यूआरएल इफ फ्लास्क ऐप इज रनिंग लोकली ऑन दिस पर्टिकुलर यूआरएल। ये यूआरएल है मतलब लोकल होस्ट है यानी स्लैश है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले आपका ब्लू कलर का आ जाएगा base.html और फिर आपका ब्लैक कलर का आ जाएगा home.html। तो इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 179 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 180 और ये क्वेश्चन स्ट्रिंग के ऊपर है। तो स्ट्रिंग से हमने टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपका टेम्पलेट होगा तो ये सिंबल से आप वेरिएबल लेते हैं जो कि डायनामिक वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, $var1 fox $var2 ओवर द $var3 डॉग, और फिर इसको इसे सेंटेंस में स्टोर किया जा रहा है। फिर आउटपुट लिया जा रहा है सेंटेंस डॉट सेव सब्स्टिट्यूट वर्ड डिक्ट। तो सेव सब्स्टिट्यूट का काम ये है कि अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है, जैसे var1 var2 नहीं है, तो वहां पे एरर नहीं थ्रो करो, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है अगर आप सब्स्टिट्यूट सिर्फ यूज कर लेते हैं, यानी कि सेंटेंस डॉट सब्स्टिट्यूट वर्ड डिक्ट। अब वर्ड डिक्ट का पूछ रहा है कि वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आप इसमें कुछ भी पास ऑन कीजिएगा, ये एरर थ्रो नहीं करेगा अनलेस अनटिल आपका कीज वैलिड हो। ठीक है, तो वर्ड डिक्ट var1 क्विक हाँ चलेगा, बाकी सारे के सारे वैसे के वैसे रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड डिक्ट var1 क्विक var2 जंप्स, हाँ ठीक है, ये वाला वैसा का वैसा ही रह जाएगा। वर्ड डिक्ट var1 क्विक var2 जंप्स एंड var3 लेजी, हाँ बिल्कुल चलेगा, ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन आपका सब्स्टिट्यूट के साथ भी काम करेगा, नो इश्यू विद दैट। ठीक है, तो यानी कि ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा, तो यानी आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 180 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181 और ये थ्योरी क्वेश्चन है। इसमें अगर आप थ्योरी नहीं जानते हैं तो फिर इश्यू होगा। तो यहाँ पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम सीरीज डेटाबेस। टाइम सीरीज डेटाबेस का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो टाइम सीरीज डेटा है, कुछ कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बीच आपका डेटा स्टोर हो रहा है। तो ऐसे के लिए आप कौन सा डेटाबेस यूज कीजिएगा, तो MongoDB, MySQL और PostgreSQL जो होता है ये टाइम सीरीज के लिए बिल्कुल भी ऑप्टिमल डेटा नहीं होता, क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट में चीजों को स्टोर करता है। टाइम सीरीज में आप ब्लॉक के तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। तो बचा एक ही ऑप्शन, InfluxDB, यही आपका ऑप्शन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 181 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 182 एक थ्योरी क्वेश्चन है और इसमें आपको बस ये बताना है कि कॉलम ए से कौन सा चीज कॉलम बी में मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आप एक कीबोर्ड यूज करेंगे, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप टिल्ट यूज कीजिएगा, वेब बेस्ड है तो स्टोरेज के लिए डेटा सेंटर को यूज करना पड़ेगा, और एम्बेडेड है तो सिंगल फंक्शन। अब एम्बेडेड का मतलब होता है रास्पबेरी, काफी फेमस है रास्पबेरी पाई, तो वो सारी चीजें। तो इसका मतलब है 1 जो है वो बी के साथ जाएगा, 2 जो है वो डी के साथ जाएगा, 3 जो है वो ए के साथ जाएगा और 4 जो है वो सी के साथ जाएगा, यानी जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 182 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 183 में, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बिकॉज ये काफी रिपीटिंग क्वेश्चन है, एज वेल एज इसमें कुछ थ्योरी है जो आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन फ्लास्क के ऊपर है, फ्लास्क और रिक्वेस्ट। अब ध्यान रखिएगा, ये रिक्वेस्ट आपका वो पाइथन का रिक्वेस्ट लाइब्रेरी नहीं है जो पाइथन के साथ आप इंस्टॉल कर। दूसरी चीज, ऐप फ्लास्क नेम, और यहाँ आपका राउट है। ठीक है, ये राउट आपको दिया हुआ है, मेथड आपको दिया हुआ है गेट और पोस्ट, आपका एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है सो इन्फो, रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स ले रहा है, और डिटेल्स है डिपार्टमेंट इन्फो डेप्ट आईडी इन्फो आईडी एंड रोल इन्फो रोल, और रिटर्न कर रहा है डिटेल्स। ठीक है, और ऐप रन। अब पूछता है इफ दिस फ्लास्क ऐप इज रनिंग लोकली ऑन दिस पर्टिकुलर यूआरएल विच इज द यूआरएल ऑफ लोकल होस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूआरएल्स विल बी हैंडल्ड बाय द कंट्रोलर करेक्टली। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि दिए हुए हैं, बट इसमें से कोई एक ही यूआरएल है जो सही से काम करेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा राउट को चेक कीजिए। तो हमारा राउट क्या है, राउट है हमारा एम्प्लॉय, राइट। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे कोई ट्रेलिंग बैकस्लैश नहीं है, राइट, ये बैकस्लैश यहाँ पे नहीं है। अगर ये बैकस्लैश होता तब अगर आप यहाँ पे बैकस्लैश नहीं डालते तो इश्यू हो जाता। ओके, और अगर आपका यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे आप बैकस्लैश डाल देते हैं तो भी इश्यू हो जाएगा।
ओके, तो आपको एकदम फॉलो करते रहना है। बट बाय डिफॉल्ट जब आप इसको रन कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका बैकस्लैश आ ही जाएगा, ये भी एक फैक्टर है। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब देखते हैं कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स लेना है जो कि इस पर्टिकुलर लाइन में है तो क्या क्या आ सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट लेने के लिए हम लोग क्वेरी पैरामीटर्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेरी पैरामीटर्स ये सब यूज कर रहे हैं तो गेट के अंदर ये सारे क्वेरी पैरामीटर्स आपके यूआरएल में दिखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं राइट यहाँ पे। लेकिन पोस्ट के अंदर ये हिडन हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग चूंकि एक्सेस ही कर रहे हैं चीजों को, इसलिए गेट मेथड यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स आएंगे और ये पैरामीटर्स डिपार्टमेंट आईडी और रोल होंगे। तो ये जब आप पास ऑन कीजिएगा तो आप बैकस्लैश नहीं यहाँ पे यूज कर पाइएगा। आप जब मल्टीपल क्वेरीज को मर्ज करना चाहते हैं तो आपको एंड के थ्रू करना पड़ेगा। यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्चुअल फंडा है जिससे आपको समझना है। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस को चल के देख लेते हैं कि आखिर ये ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन है ये और उसका यहाँ, लेकिन एम्प्लॉय कहाँ गायब हो गया? हमारे यूआरएल में एम्प्लॉय था तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई क्वेरी पैरामीटर नहीं आया है, ना ही एम्प्लॉय आया, इसलिए रॉन्ग है। तीसरे वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ एम्प्लॉय आया है, यहाँ क्वेरी पैरामीटर भी आया है, यहाँ डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR, ID इज इक्वल टू 101 एंड रोल इज इक्वल टू मैनेजर आया हुआ है राइट। ये वो पर्टिकुलर डिक्शनरी के कीज हैं जो आप इन्फो के थ्रू ले रहे हैं राइट, इसलिए यहाँ पे ये वर्थ है और यहाँ एंड भी यूज हो रहा है तो ये भी सही, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड लास्ट ऑप्शन जो आपका है इसमें आप देख सकते हैं सीधे ब्लैक स्लैश यूज किया गया है जो कि आपके यूआरएल में नहीं यूज होगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 183 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 184 में। A certain level of internet connection is established such that its bandwidth reduces to half of its current value every hour. The user connects to this connection at 1 p.m. with the network speed of 4 Mbps. How much data in GBs will be consumed by the user by 4 p.m. in the evening? Okay, round up to 2 decimal places. Assume the user is using the entire bandwidth. तो यहाँ पे आपको ये निकालना है कि कितना डेटा कंज्यूम होगा इन जीबी। अब एक चीज जान लीजिए, अगर लिखा हुआ है जीबी तो इसका मतलब है ये बिट्स है, और अगर जी कैपिटल भी है तो इसका मतलब ये बाइट्स है। तो यहाँ पे बाइट्स की बात हो रही है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आप 1 बजे ज्वाइन करते हैं और 4 Mbps डेटा यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। बट यहाँ पे एक फैक्टर ये है कि आपका जो डेटा है उसका बैंडविड्थ हाफ ऑफ इट्स करंट वैल्यू एवरी आवर रिड्यूस होता है। तो इसका मतलब है यहाँ 4 Mbps, ये 2 Mbps और यहाँ पे आप 1 Mbps कर। ध्यान रखिएगा ये बी है, यानी कि स्मॉल बिट्स है, इसको हम लोगों को बाइट में कन्वर्ट करना है, यानी कैपिटल बी में कन्वर्ट करना। ओके, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आवर फ्रेम में, और यहाँ पे है सेकंड के फ्रेम, तो ये कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। तो हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 4 into 60 into 60, द रीजन इज 1 आवर में 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये बेसिकली वो कन्वर्सन है यहाँ पे। फिर 2 into 60 into 60, फिर 1 into 60 into 60, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 14400, दूसरा आ जाएगा 7200 और तीसरा आ जाएगा 36। ठीक है, तो अगर आप सबको कम करते हैं तो आपको यहाँ कुछ मिलेगा 25200 M small bps. Now this is the actual Mbps that we need to work with. ओके, लेकिन अब ये B है तो इसको हम लोगों को कैपिटल B में बदलना होगा, यानी बिट को बाइट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका सिंपल तरीका है, हम लोग बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 3150। अब ये आपका MBPS है और आपका आंसर किस में है? GB में। तो यानी कि आपको इसको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 3150 डिवाइडेड बाय 1000, एंड द 1000 इज बिकॉज टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल हम लोग जानते हैं कि 1 GB इज इक्वल टू 100 Mbps। जनरली ये 1024 होता है एनीवेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कर दिए तो ये हो जाएगा 3.150 व्हाटएवर। तो हम लोगों को
सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड लेना है तो 3.15, तो वही आपका आंसर भी यहाँ पे आ रहा है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 184 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 है और ये क्वेश्चन पाइटेस्ट के ऊपर है, जो कि एक टेस्टिंग लाइब्रेरी है जो कि पाइथन के द्वारा दिया जाता है। दो चीजें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि पाइटेस्ट जब भी आप डिफाइन करते हैं तो इसके अंदर आप टेस्ट डिफाइन करते हैं। अब अगर आपका कोई फाइल दिया हुआ है और उसके अंदर आप टेस्ट डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको हमेशा टेस्ट अंडर इसको को डालना पड़ता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आप इसको कॉल करते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं पाइटेस्ट और आपका जो भी फाइल नेम, ये होता है डिफॉल्ट। इसके दो वेरिएंट्स और होते हैं, पाइटेस्ट के एंड दिस। तो ये वाला होता है कीवर्ड के लिए, ठीक है, और एक होता है पाइटेस्ट -m और ये होता है मार्कर के लिए। इन सब की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी। बट अभी के लिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक सैंपल फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक अरे दिया हुआ है, ओके। आई इन रेंज ऑफ x var.append i of 3, दैट मीन्स जो भी आपका i का वैल्यू आ रहा है उसका क्यूब करते जाओ। नाउ रिटर्न var, और var क्या है हमारा लिस्ट है, ओके। टेस्ट फंक 1 assert 125 इन सैंपल फंक्शन 6, ओके। टेस्ट फंक 2 64 in sample function 8 and sample underscore test 3 assert 125 in sample function 5. Now जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ वो फंक्शंस लिए जाएंगे जो आपका ऑलरेडी इस फॉर्मेट में डिफाइंड है पाइटेस्ट में, ओके। क्योंकि हम लोग यहाँ पाइटेस्ट यूज कर रहे हैं, पाइथन नहीं यूज कर रहे हैं, बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाइथन यूज की जगह तो तीनों ले लेंगे, लेकिन अगर पाइटेस्ट यूज कर रहे हैं तो सिर्फ पाइटेस्ट यूज होगा और ये file.py है। तो कौन कौन से सेलेक्ट होंगे, ये सेलेक्ट होंगे और ये सेलेक्ट होंगे। अब इसके अंदर क्या है, सैंपल फंक्शन 6 और i इन रेंज ऑफ 6। i इन रेंज ऑफ 6 मतलब कितना, 0 1 2 3 4 5, लास्ट वाला वैल्यू हम नहीं लेते, राइट। तो 5 का क्यूब क्या आएगा हमारा 125, राइट। तो 125 अवेलेबल है या नहीं है, तो यानी ये ट्रू, यानी कि ये क्या हो गया, पास हो गया ये टेस्ट, ओके। नेक्स्ट assert 64, तो इसका कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 का क्यूब क्या होता है, 4 into 4 into 4 यानी कि 16 into 4 64, तो यानी कि ये भी अवेलेबल है। तो 64 भी हमारे इसमें अवेलेबल है, लेकिन ये तो आया नहीं, तो यानी ये भी हो गया पास। तो कितने पास हुए हमारे, पास हुए 2, राइट। अब चलते हैं ऑप्शन पे और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन 1 फेल्ड 2 पास 0.06, ये नहीं होगा। वाई, बिकॉज पाइटेस्ट ऑलरेडी इन्हीं दोनों को सेलेक्ट कर रहा है, इसको ये सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब ये चेक ही नहीं हो रहा है तो फिर ये दोनों में ही तो कंपटीशन रहेगा, इसलिए 1 फेल्ड का तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। अब यहाँ 2 फेल्ड 1 पास, सेलेक्ट दोनों पास हो रहा है, राइट, और यहाँ ये हो रहा है, तो ये दिखेगा ही नहीं बिकॉज ये पाइटेस्ट सेलेक्ट उस तरीके से किया ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई स्पेशल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे। के और एम जो है मैंने आपको पहले बताया वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, ओके। नेक्स्ट देखिए 3 पास्ड इन 0.06 सेकेंड्स, 2 ही पास हुए थे तो ये रॉन्ग है। 2 पास्ड इन 0.006 सेकेंड्स, ये बिल्कुल सही है। ये सेलेक्ट डीसेलेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है, अगर के होता तो ये इस तरीके से दिखाता, अगर एम होता तो इसमें ये सेलेक्टेड एंड डीसेलेक्टेड भी दिखाता। तो ये छोटी सी फंडामेंटल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पाइटेस्ट एक बार देख लीजिएगा। मैं एक डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से फॉलो अलोंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 185 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 है और ये क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट का है, पर्टिकुलरली डॉम मैनिपुलेशन। तो ये HTML डॉक्यूमेंट है, इतना नोट कीजिए। ये स्क्रिप्ट जो है, ये वाला पार्ट पूरा JS है, यानी जावास्क्रिप्ट इसी के अंदर जाएगा हमेशा जब भी आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट डालना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ हेड जो भी आ गया, बॉडी, यहाँ अगर आप देखिएगा तो इनपुट क्या है, टाइप है टेक्स्ट, आईडी है txt और नेम है txt1। तो यहाँ पे आप टाइप के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं, आईडी के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं, नेम के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोलता है टाइप जो है बटन है, ऑन क्लिक मेक बोल्ड, तो ये जो है ये फंक्शन कॉल कर रहा है यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में, यानी ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कॉल को यहाँ कर रहा है और फिर वैल्यू जो है वो क्लिक में कर दे रहा है। अब ये पूछ रहा है कि आपका ये मिसिंग JS कोड क्या होना चाहिए जिससे ये पूरा का पूरा चीज जो है वो बोल्ड हो जाए जब आप यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो चलिए डिबग करते हैं, ठीक है। मिसिंग JS कोड, हाँ, document.get element by name txt.value। तो देखिए ये वाला पार्ट तक तो ओके, txt1 तक आप ले सकते हैं और ये नेम वाला यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, लेकिन ये डॉट वैल्यू का कोई पॉइंट नहीं बनता यहाँ पे, बिकॉज यहाँ कोई वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। फिर document.get element by id txt1.value, अगेन वैल्यू वाला जो खेला है इसलिए फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, बट ऐसे ये सही होता, ठीक है। फिर
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट txt1, ये कमांड जो है ये आपको सीधे डॉम का पूरा स्ट्रक्चर दे सकता है। ओके, और ये txt1 का कोई एलिमेंट, तो txt1 का कोई एलिमेंट है क्या भाई? नहीं, बॉडी है, br है, इनपुट है, लेकिन txt1 करके कोई एलिमेंट नहीं है। ये मोस्टली आपको इनपुट प्रोवाइड करता है, राइट? तो वो नहीं चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि सबसे कॉमन स्क्रिप्ट है किसी भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में। अगर आपको कुछ भी मैनिपुलेशन अपने कंसोल में भी करना है तो आप इसके थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये आईडी जो है ये एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे, और t डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट इज इक्वल टू बोल्ड। तो अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आपका स्टाइल टैग है जो कि दिया हुआ नहीं है, बट आप एक्सेस कर रहे हैं इसके एट्रीब्यूट को, स्टाइल एट्रीब्यूट को, जिससे आप सेट कर रहे हैं फॉन्ट का वेट, और फॉन्ट का वेट क्या है? वो हो जाएगा बोल्ड, जो कि आपको मेक बोल्ड फंक्शनैलिटी को भी यूज करने के लिए मिलना चाहिए था। तो ये सही होता। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 186 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डॉम मैनिपुलेशन से है, और ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, बट सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं, उससे बहुत सारे थ्योरी जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजें। तो बेसिकली आपको करना ये है कि कॉलम दिए हुए C1 और C2 और इसमें बस मैच करना है, ठीक है? थ्योरी अगर आप जानते हैं तो ये बहुत इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है? तो डॉम इवेंट नाम से ही समझ आता है, इवेंट है, इवेंट मतलब ट्रिगर, जिसकी वजह से वो कोई पर्टिकुलर चीज हो, तो इवेंट जो है वो सीधे इस पे आएगा, यानी कि ए जो है वो 2 पे जाएगा, ठीक है? अब एट्रीब्यूट्स, तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले एट्रीब्यूट्स का यूज किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, राइट? तो वो होते क्या? वो प्रॉपर्टीज होते हैं आपके HTML एलिमेंट के, लाइक आईडी, क्लास एटसेट्रा। तो बी जो है वो 4 को जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट हम लोग एक ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि इंटरेक्शन करने के लिए अलाउ करता है। जब डॉक्यूमेंट का बात करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर होता है जो HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है आपके वेब ब्राउजर में, और उससे इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है? उसके बाद नोड, ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना, ये अपने आप में नोड होते हैं, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में नोड होते हैं। ओके, तो ये नोड स्पेसिफाई करते हैं कि आपको किस चीज पे फोकस करना है, ठीक है? नोड, इंडिविजुअल एलिमेंट और पार्ट्स ऑफ द पेज सच एज एलिमेंट, एट्रीब्यूट और टेक्स्ट। तो सी का हमारा 1 हो जाएगा, बी का हमारा 3 हो जाएगा, बचा क्या? बचा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है वेब डॉक्यूमेंट के लिए, जो स्ट्रक्चर्ड एक्सेस प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट एलिमेंट को। ये आपका ई है जो 5 हो जाएगा। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों में ये कॉमन कंफ्यूजन होता है कि डॉम जो है वो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, इवन तो मैं भी काफी दिन तक यही सोचता था, बट डॉम स्ट्रक्चर नहीं, वो एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस डिफाइन करता है जिसकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके चीजों को चेंज कर सकते हैं। मींस आप डायरेक्टली इस हेड पे एक्सेस करके इसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं यूजिंग कोड। दैट्स फैसिनेटिंग, राइट? अब देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है। अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है, बी का 3 है और ई का 5, यानी यही ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे बिकॉज कुछ ना कुछ इधर उधर गड़बड़ है, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 187 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 है, और अगेन ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है क्लाउड से रिलेटेड। तो अगर आप क्लाउड के बारे में नहीं जानते तो आपको ये दिक्कत कर सकता है, और स्पेसिफिकली क्लाउड में भी एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के ऊपर, जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है एबैक। तो एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज मैं मैनेजर हूं, आप एम्प्लॉय हैं, मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय को कुछ सर्टन एक्सेस हो, मैनेजर को कुछ सर्टन प्रिविलेजेस एक्सेस हो, जैसे इनको एडमिन का एक्सेस हो डायरेक्टली, और इसको सिर्फ और सिर्फ वर्कर अकाउंट का एक्सेस हो, राइट? तो ये दो है, लेकिन मेरे मैनेजर और मेरे एम्प्लॉय दोनों तो चेंज हो सकते हैं। तो अगर मैं नेम बेस्ड यूज करूंगा तो यहाँ इश्यू है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं नेम के साथ एक रोल असाइन कर सकता हूं, और जो रोल होगा उसका एक्सेस यहाँ पे यूजर को आसानी से मिल जाएगा। मतलब अगर नेम मैनेजर होगा तो उसको एडमिन एक्सेस मिलेगा, और अगर नेम के साथ जो रोल है वो एम्प्लॉय होगा तो उसको वर्कर का एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, सिस्टम वेयर यूजर ग्रांटेड एक्सेस बेस्ड ऑन देयर जॉब रोल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जॉब रोल्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका पूरा का पूरा क्लाउड से रिलेशन है, ठीक है? तो a cloud service that grants or restrict access files based on attributes such as user, department, job title, current location। तो मैंने बताया ना आपका कि आपका कोई भी एट्रीब्यूट यूज हो सकता है, बिकॉज यहाँ एट्रीब्यूट बेस्ड कंट्रोल है, राइट? तो मैंने यहाँ एट्रीब्यूट नेम यूज किया, बट आप ये सारे भी यूज कर सकते हैं, यूजर, डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, करंट लोकेशन। अब मान लीजिए कि कोई बंदा है जो यूएसए में है और वो कुछ एक्सेस करना चाहता है आपका से अफ्रीका का,
तो उसको एक्सेस नहीं मिल सकता है। उसके लिए एक अफ्रीका का बंदा होना चाहिए जो एक्सेस कर पाए। तो ए फाइल शेयरिंग सिस्टम वेयर द फाइल ओनर्स डिसाइड हु कैन एक्सेस देयर डॉक्यूमेंट, नहीं, ये रॉन्ग है। अ सिस्टम दैट एनफोर्स एक्सेस बेस्ड ऑन सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन क्लियरेंस लेवल्स, नहीं, ये क्लाउड से कोई रिलेशन नहीं होता इसका। सिमिलरली इस वाले का भी क्लाउड से कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 188 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 189 में, और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले नोटिस कीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक टेबल दिया हुआ है और लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट्स इन SQLite database creating using model class product and Python file main.py given below। तो ये आपका प्रोडक्ट टेबल है जिसमें आपका प्रो नेम है, सेक्शन है और आईडी है, और ये आपका main.py फाइल है जिसमें आप जिंजा यूज कर रहे हैं और जिंजा से आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप टेम्पलेट को देखिएगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ रिजल्ट, जो कि यहाँ डिफाइंड है, रेंडर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, उसके बाद OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, LI प्रोडक्ट डॉट प्रोनेम प्रोडक्ट डॉट सेक्शन, और फिर LI आ जा रहा है, राइट। फिर एंड फॉर OL एंडर। तो ये आपका जिंजा सिंटैक्स है, ये आपका जिंजा सिंटैक्स है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पार्ट OL के अंदर आ रहा है, राइट, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये बाहर है। तो इफ कंडीशन के अंदर जो भी आपका रिजल्ट है उसमें अगर प्रोडक्ट्स जो है वो मैच कर रहा है तो ये यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा है, और ये परसेंटेज के अंदर आके LI आ रहा है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर सिलेक्शन सेक्शन फूड एंड देन ऑल। तो अब आप सारे वैल्यूज नहीं ले सकते हैं या एक वैल्यू भी नहीं ले सकते, तो आपका सेक्शन से फूड होना चाहिए, राइट। तो पाम ऑयल, बटर, तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट डॉट प्रोनेम यानी पाम ऑयल और प्रोडक्ट डॉट सेक्शन यानी फूड, सिमिलरली बटर, फूड, और ये सारी चीजें OL के अंदर आएंगी। OL को कहीं हम लोग नहीं हटा रहे हैं, ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि OL के अंदर आप सोच के इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ना है, वो OL रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, पाम ऑयल फूड, बटर फूड एंड OL, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि जिंजा टेम्पलेटिंग में ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे जिंजा टेम्पलेट है यानी कि हो ना हो, ये तो HTML है, ये नॉर्मली रेंडर कर जाएगा हमारे प्रोफाइल मतलब वेब पेज पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं और टेम्पलेट डॉट रेंडर कर दे रहे हैं आप सीधे, और उसके बाद आप रिजल्ट को प्रिंट कर दे रहे हैं। ये रिजल्ट आपका HTML जनरेट करता है, ना कि आपके वेब पेज को रेंडर कर रहा है, बिकॉज ये टर्मिनल पे आउटपुट पूछ रहा है, राइट, आपके वेब पेज पे आउटपुट नहीं पूछ रहा है। तो टर्मिनल पे क्या रिजल्ट आएगा, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा। ये वाला पार्ट तो सिर्फ नॉर्मल फॉर लूप और इफ के लिए है, तो इग्नोर दैट, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 189, ये कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज इसके कोड को बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप ट्रिक हो जाए, बट अगर आप कोड को उतना फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पाइथन पार्ट पे फोकस करेंगे, तो ये आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो आपको ये सबको इग्नोर करना है और सीधे सीधे यहाँ देखना है, आउट फैक्ट ऑफ 5। अब फैक्ट ऑफ 5 कहाँ है, फैक्ट ऑफ 5 यहाँ पे, यानी कि अब ये नम का वैल्यू गया 5। अब इसके ऊपर एक डेकोरेटर डाला गया है, राइट, और ये डेकोरेटर कहाँ मूव ऑन कर रहा है, इस वाले पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक। अब ये फंक क्या है, फंक है आपका फैक्ट ऑफ 5। अब इसके अंदर क्या है, रैपर नम, तो ये नम का वैल्यू क्या है, 5। ट्राई रिटर्न फंक ऑफ नम एक्सेप्ट प्लीज चेक योर नंबर। तो यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है आपका चेक योर नंबर का, मतलब अगर ये नेगेटिव है तो चेक योर नंबर करने का कुछ पॉइंट बनता है, बट यहाँ तो वैसा कोई लॉजिक ही नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ फंक ऑफ नम करना है। फंक ऑफ नम है क्या एक्चुअली, फंक ऑफ नम कुछ भी नहीं, आपका फैक्ट ऑफ 5 है, राइट। अब फैक्ट ऑफ 5 है तो फैक्ट ऑफ 5 में आप आ गए, और अब क्या कर रहे हैं आप, फैक्टोरियल ऑफ नम। अब देखिए फैक्टोरियल डायरेक्टली कहाँ पे डिफाइंड है, ये आपका डिफाइंड है मैथ से, तो हो ना हो ये फैक्टोरियल दे रहा है, और नम का वैल्यू क्या है 5, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, यानी 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4 20 20 into 3 60 60 into 2 120, तो 120। नाउ अगर ये फैक्ट ऑफ -5 होता तो ये -120 है। प्लीज चेक योर नंबर तभी आता जब एक्सेप्शन रेज हो। एक्सेप्शन तभी रेज हो सकता है जब आपका यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक डिफाइंड है, कोई लॉजिक यहाँ डिफाइंड ही नहीं है। तो ये बस ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के, इसका कोई एज अ रियल यूसेज मुझे तो नहीं दिख रहा। हो सकता है कि आपको दिख जाए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बट मुझे तो नहीं दिखा इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था, ओके। अगर आप इसका आंसर देखिएगा तो ये 120 है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 190 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 191, और ये क्वेश्चन
काफी रिपीटिंग क्वेश्चन है। मींस लाइक आपके जो वैल्यूज हैं वो डिफर करेंगे बट जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो सेम रहता है, ठीक है। तो पहला है स्ट्रिंग का टेम्पलेट और दूसरा है जिंजा का टेम्पलेट। दोनों के पास टेम्पलेट होते हैं, राइट। अब जो टेम्पलेट है स्ट्रिंग का वो डॉलर यूज करता है, जो जिंजा का है वो कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट sys डॉट argv ऑफ 2, तो 2 क्या है वो देखना पड़ेगा हमें, बट ये आर्ग्यूमेंट लाइन से सेकंड पैरामीटर ले रहा है। अब यहाँ पे आपके पास डेटा डिफाइंड है और यहाँ पे आपके पास टेम्प डिफाइंड है। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बोलता है वैर पाइथन, मतलब वायर या तो वो पाइथन होगा या फिर कुछ और होगा, तो ये वाला रन होगा। तो ये देखिए टेम्प इज इक्वल टू मेक टेम्पलेट टेम्प, राइट। तो मेक टेम्पलेट क्या डिफाइंड है, मेक टेम्पलेट डिफाइंड है आपका स्ट्रिंग का, तो जो भी स्ट्रिंग वाले पार्ट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी एक्टिविटी जो है वो डेटा एनालिसिस फुट हो जाएगा और टूल आपका पाइथन फुट हो जाएगा, बाकी चीजें चेंज नहीं होगी। अब आउट टेम्प डॉट सब्सटीट्यूट, ये आपका नया टेम्पलेट बन चुका है यहाँ पे। अब सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट कहाँ का पार्ट है, ये है जिंजा का पार्ट। अब जिंजा में जो भी आपका ये रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया ना, ये तो वैसा का वैसा ही रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए ये वाला यहाँ का यहाँ आ जाएगा और ये जो गोल है ये यहाँ का यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि आपका क्या बनेगा, एलिस परफॉर्म्स डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन टू गेन इनसाइट, फिर आउटपुट इज इक्वल टू टेम्पलेट ऑफ आउट। तो यहाँ पे टेम्पलेट पूरा का पूरा इसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, ये जो भी आपका आउटपुट बना था हमारा उसको ये टेम्पलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर रेंडर कर दे रहे हैं डाटा की मदद से और फिर प्रिंट आउटपुट हो रही है। और ये है आपका 0, ये है आपका 1 और ये है 2, मतलब पाइथन आ रहा है, राइट। अगर ये ML होता तो ये वाले पार्ट में आ जाता, बट यहाँ पे नहीं है तो ये 2 में जा रहा है, तो पाइथन में यहाँ जाएगा तो ये वाला पार्ट रन होगा और ये वाला पार्ट रन होगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। आप देख सकते हैं एलिस परफॉर्म्स एक्टिविटी यूजिंग टूल गेन इनसाइट, नहीं ये हमारा आंसर नहीं है। नेम परफॉर्म्स एक्टिविटी यूजिंग टूल टू गेन इनसाइट एंड गोल, नहीं, रॉन्ग। और एलिस परफॉर्म्स डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन टू गेन इनसाइट्स, यही मैंने बताया भी था कि होगा, और ये वाला रॉन्ग, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 191 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 192 में, और ये क्वेश्चन CSS से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो CSS में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका स्टाइलिंग का बात आएगा तो उसका एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस होता है। तो ID ग्रेटर देन क्लास ग्रेटर देन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये सारी चीजें ओवरराइड हो सकती हैं इम्पॉर्टेंट अगर कीवर्ड यूज हो जाए तो। सिमिलरली प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इनलाइन, ब्लॉक एंड एक्सटर्न इस ऑर्डर में जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेफर्ड इनलाइन को किया जाता है, फिर ब्लॉक को, फिर स्टाइल को। ब्लॉक से मेरा मतलब है CSS में जो स्टाइल ब्लॉक होता है वो, और यहाँ पे आपका ID को सबसे ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है। बट अगर इंपॉर्टेंट कहीं भी है तो वो ओवरराइड हो जाएगा बाकी सारे चीजों को इग्नोर करके, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना है। P टैग है, उसमें क्लास 1 डिफाइंड है, ID डिफाइंड है, कोड 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोड 1 को ही देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो दूसरे वाले क्लास से ओवरराइड हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ID है हमारा 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल, इसका मतलब ये बॉर्डर के लिए, तो बॉर्डर का जो विड्थ है वो 2 पिक्सल है, मोटापन, सॉलिड टाइप का बॉर्डर है, और जो कलर है वो पर्पल है, टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू है। अब ID का प्रेफरेंस हाई होता है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्लास। क्लास को कैसे पहचानेंगे, डॉट से, ठीक है। तो क्लास कलर क्या है बैकग्राउंड का, एक्वा कलर है और कलर रेड है, तो ये इग्नोर हो जाएगा बिकॉज ID के पास ऑलरेडी डाला हुआ है कलर, और ये प्रेफरेंस ही पूरी तरह इग्नोर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा P टैग आ जाएगा, राइट। तो P भी तो है यहाँ पे, तो बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो, तो ये तो ऑलरेडी हमारा हट जाएगा बिकॉज क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रेफरेंस में क्लास को हम लोग ऊपर रखेंगे तो ये हट जाएगा, कलर भी हट जाएगा। लेकिन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो इनलाइन ब्लॉक का मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही जगह लो जितना जरूरत है। ओके, काइंड ऑफ लाइन स्पैन, जितना जरूरत होता है उतना ही वो लेता है, राइट। तो ये हो गया आपका पहला। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को पहला ऑप्शन में ये देखना होगा कि स्पैन वाला फंडा कहाँ कहाँ लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले ही खत्म हो जा रहा है, दूसरे में ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है। बचे ये दोनों ऑप्शंस। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में है कोड 2। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो क्लास 1 है, क्लास 2 है और P है। चलिए देख लेते हैं कि इनके मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए क्लास 2 ओवरराइड कर जाएगा क्लास 1 को, तो यहाँ पे इवन तो क्लास 1 में एक्वा है लेकिन क्लास 2 बाद में लिखा रहा है, राइट। तो इसलिए ये लाइट ग्रीन हो जाएगा, कलर जो है वो डार्क ग्रीन हो जाएगा।
ये दोनों को ये ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ ओवरराइडिंग हो रहा है। अगर ये क्लास 2 पहले होता, क्लास 1 ये होता, तो ये वाला रूल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्लास 2 बाद में, इसलिए ये होगा। और पी से हम लोग इनलाइन ब्लॉक अगेन ले लेंगे, बाकी सारी चीजें रहने देंगे। तो अगेन ये स्पैन वाला फंडा हो जाएगा यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज रॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। अब कोड 3 कैसा दिखेगा? तो कोड 3 अगर आप देखिएगा तो अगेन ओवरराइड हो रहा है क्लास 1 से, राइट? तो क्लास 1 से ओवरराइड हो रहा है, मतलब एक्वा और रेड। देखते हैं, एक्वा और रेड आ रहा है, राइट? अब कोड 4 कैसा दिखेगा? कोड 4 एकदम ब्लैंक है, ये पी के रूल्स को फॉलो करेगा सिर्फ और सिर्फ। तो पी के रूल्स में क्या है? येलो रेड इनलाइन ब्लॉक, राइट? तो बैकग्राउंड येलो है, कलर रेड है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का है। बैकग्राउंड येलो है, कलर रेड है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का है, तो ये वाला फॉलो करेगा। तो हो ना हो यही आंसर सही होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 192 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 193 में, और ये क्वेश्चन पाई टेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे बोलता है रेफर टू द प्रोजेक्ट विथ 3 फाइल conf_test.py, test multiples of 3 and 6.py and test multiples of 13.py. The purpose of the test is to verify if numbers generated by each function are divisible by 39. However, there is a setup issue in this project. conf_test.py contains a fixture that provides the test data. तो ये test data के लिए है ये पर्टिकुलर फाइल, okay? Test multiples of 3 and 6.py has two functions. One checks the divisibility of 3 and others by 6. तो ये टेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं। एक 6 को यूज करता है डिविजिबल है कि नहीं ये पता करने के लिए, और एक 3 को यूज करता है पता करने के लिए। फिर टेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 13 कंटेन्स द फंक्शन टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 13। तो वो चीज यहाँ पे आपको दिया हुआ है और ये आपका कंटेंट है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि फिक्सचर क्या है। तो फिक्सचर को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कांस्टेंट तरीका है या कांस्टेंट वैल्यू है या कांस्टेंट फंक्शन है, जो हर बार जब भी आप कोई भी टेस्ट को टेस्ट करना चाहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल बैक होगा। अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे है डिविजिबल बाई 39, डिविजिबल बाई 39, ये इनपुट जा रहा है, राइट? तो ये फिक्सचर की वजह से हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जब आप फिक्सचर ये सब डिफाइन करते हैं तो आप एक ही फाइल में करते हैं, बट यहाँ पे 3 फाइल। इश्यू ये यहाँ पे आ जाता है आपका कि आप अगर देखिएगा तो conf_test.py फाइल जो है उसमें PyTest इंपोर्ट किया और आपने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि 39 रिटर्न कर। अब यहाँ पे जब आप उसे पास ऑन कर रहे हैं, आपने सिर्फ PyTest को इंपोर्ट किया है, आपने फ्रॉम conf_test import divisible by 39 कहीं इंपोर्ट किया ही नहीं है। तो आप ये divisible by 39 यहाँ सेट कैसे कर पा रहे हैं, और इस वजह से ये वाले में एरर आ जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे भी आपने इंपोर्ट कहीं नहीं किया है, जस्ट यूज कर लिया है। तो PyTest जो फिक्सचर है तो इसका मतलब कहीं से भी इंपोर्ट करना ऐसा नहीं होता, आपको उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे फाइल में, राइट? तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। ये PyTest.fixture है यानी टेस्ट फाइल है, राइट? PyTest को ये टेस्ट फाइल दिखना चाहिए। तो यहाँ test_conf_test1.py होता तो PyTest को दिख जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राइट? क्योंकि फाइल नेम का एक्सटेंशन इस तरीके से डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। नाउ यहाँ पूछता है इफ यू रन PyTest-k divisible which of the following is true, यानी कि अगर आप PyTest में कीवर्ड डिविजिबल डाल करके रन करने की कोशिश करते हैं तो कौन सा ट्रू होगा। तो डिविजिबल जहां जहां होगा वो सारी चीजें ले लेगा। तो टेस्ट मल्टीपल्स.py ये एकदम वैलिड फाइल नेम है, तो इसके अंदर एक डिविजिबल है तो ये डिविजिबल को ले लेगा। ओके, सिमिलरली इसके अंदर भी एक डिविजिबल है और वो भी टेस्ट फाइल से स्टार्ट हो रहा है तो उसको भी ले लेगा। लेकिन चूंकि यहाँ आपने इंपोर्ट नहीं किया है, ये एरर थ्रो कर देगा, तीनों फाइल एरर थ्रो कर देगा और इसीलिए ये 3 एरर्स आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 193 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 194 में। क्वेश्चन दिया हुआ है PE = mgh चल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जिसमें m मास होता है, g ग्रेविटी होता है और h हाइट होता है। g से ग्रेविटी कम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टेम्पलेट इफ प्रिंट x.render mass 5 height 22 returns 110 और दूसरा x.render empty render 3000। तो जब ये empty है तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट है और आपका आउटपुट ये 3000 दे रहा है। ओके, तो देख लेते हैं कि अगर इसको जिंजा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा।
होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, आपके पास सबसे पहले मास है, तो मास, और फिर आप यहाँ सेट कर रहे हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू उसका 3 होगा, तो हम लोग यहाँ m इक्वल टू 3 लिख लेते हैं। अब ये 3 जो है अब स्ट्रिंग हो सकता है, तो इसको हम लोग इंट में कन्वर्ट करेंगे, तो इंट में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो है ये एक इंटीजर वैल्यू हो चुका है। नेक्स्ट ग्रेविटी है, ठीक है, तो ग्रेविटी को डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट कर दी है 10, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10। अब इसको भी इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हाइट का भी डिफॉल्ट वैल्यू हमने 100 सेट कर दिया, और इसको भी तो अभी इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमने इंट में कन्वर्ट किया हो गया। अब अगर आप देखिएगा तो बीच में एक स्टार सिंबल है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लीकेशन है, तो सारे के सारे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 10 इंटू 100 30 इंटू 100 3000, जो कि हमारा आउटपुट भी यहाँ पे आ जा रहा है। ओके, नाउ व्हाई रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो यहाँ देखिए मास है उसको इंट में, तो यहाँ पे मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं तो 0 मान लेते हैं, ठीक है। 0 को आपने इंट में कन्वर्ट किया और डिफॉल्ट इंट 3 कर दिया, तो 0 को आप 3 में कैसे दे सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट, तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। फिर मास डिफॉल्ट 5, इंट ग्रेविटी डिफॉल्ट 10 एंड इंट हाइट डिफॉल्ट 100 इंट। तो अगर आप देखिएगा तो आपका 5 है, उसके बाद आपका हाइट क्या है 22, तो आप डिफॉल्ट 100 कैसे ले रहे हैं, ये नहीं ले सकते आप, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब मास अगेन सेम गलती, इंट डिफॉल्ट 5 नहीं कर सकते, आप पहले इंट में नहीं डाल सकते, आपको पहले डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना पड़ेगा, फिर आप इंट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन फिर से रॉन्ग हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पहला वाला ऑप्शन होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 194 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 195 पे, और ये क्वेश्चन असर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग फ्लास्क है, गिवन दैट टेस्ट रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट अलाउज द टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन द टर्मिनल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपके पास कुछ राउट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और आपको दिया हुआ app.test_request_context, और प्रोडक्ट डिटेल दिया हुआ है, और प्रोडक्ट आईडी और नेम दिया हुआ है, राइट, और यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि अगर आप यहाँ पे रिप्लेस कीजिएगा कोई भी स्टेटमेंट जो भी आपके ऑप्शंस में है, तो कौन सा है जो सही आपको काम करके देगा और उसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इफ प्रिंट स्टेटमेंट रिप्लेस्ड बाय प्रिंट URL products category is equal to electronics, the product on the terminal will be product query parameter category is equal to electronics। ये बिल्कुल सही है, भाई, बिकॉज आप देखिएगा तो ये इस वाले को राउट कर रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है /product, राइट, और यहाँ पे आपका कोई कैटेगरी लेने का इनपुट नहीं है, तो आप यहाँ क्वेरी पैरामीटर के तौर पे कैटेगरी देंगे, कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ नेम है, कैटेगरी कहीं ऑप्शन नहीं है, राइट, कैटेगरी यहाँ दी है, और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चूंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ ही आएगा, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेकंड लेते हैं, रिप्लेस्ड बाय योर प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो स्लैश आ गया, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। फिर रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट आईडी, नेम एंड डिस्काउंट, राइट। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास नेम है, डिस्काउंट है और प्रोडक्ट आईडी है। इसका मतलब जब आप इस पे जाइएगा तो आपका प्रोडक्ट आईडी आपको चाहिए होगा, तो आपका यूआरएल होगा प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट आईडी से 1001 है, और फिर यहाँ स्ट्रिंग का नेम है, तो यहाँ प्रोडक्ट का नेम आएगा जो कि दिया हुआ है। फिर आप देख सकते हैं डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट अगेन यहाँ डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग इसको एज अ क्वेरी पैरामीटर दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये सब इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज आपके पास एक यूआरएल फॉर है, तो यूआरएल फॉर का काम ये होता है कि ये यूआरएल रिटर्न कर देता है आपका। तो URL जो है वो ये है, ये वाला और ये वाला, तो इसका URL ये डाल देगा। तो भले आपका कोड सही तरीके से काम नहीं करे, बट URL तो काम कर रहा है ना, तो URL सिंपली आपके टर्मिनल पे प्रिंट करने का काम URL फॉर का होता है। तो इसलिए अगर आप देखिएगा तो ये वाला आंसर सही है और ये वाला गलत है, बिकॉज यहाँ /20 आ जा रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा ये चीज, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 195 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196 में है, और इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा थ्योरी है लॉगिंग के ऊपर। तो लॉगिंग के कुछ लेवल्स होते हैं, डीबग, इन्फो, वार्निंग, एरर्स एंड क्रिटिकल। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप लॉगिंग के क्वेश्चंस देखिएगा तो हमेशा ये देखिएगा कि लेवल
क्या है। आप सपोज ये लेवल इन्फो है, तो यानी इन्फो से जो छोटा होगा उसको इग्नोर कर देगा पूरा का पूरा, और जो उससे बड़ा होगा उस सारे के लिए आपका लॉग होगा, यानी वार्निंग हो, एरर हो, क्रिटिकल हो, इट डजंट मैटर। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी आपका राउट ये सब डिफाइंड है, ये इस ऐप के डेकोरेटर के बेसिस पे डिफाइंड है, यानी ऐप डॉट राउट के, राइट। तो हो ना हो, ये जो प्रोग्राम है ये फ्लास्क के अंदर लॉगिंग को सेट कर रहा है, ना कि ऐसे लॉगिंग को सेट कर रहा है। ठीक है। लॉगिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका राउट जो है ऐप के थ्रू डिफाइंड है, जो कि फ्लास्क में डिफाइंड है। तो यानी जब भी आपका लॉगिंग का कुछ भी बेनिफिट होगा, या लॉगिंग का जो भी आप लॉग्स ये सब रखिएगा लॉगर डॉट लॉग में, तो ये आपका फ्लास्क के फोल्डर में बनेगा, ना कि सेपरेट रूट फोल्डर पे। ठीक है। और दूसरी चीज, ये इन्फो है, राइट। तो इन्फो से छोटा है डीबग, लेकिन बड़ा है वार्निंग, एरर और क्रिटिकल। यहाँ पे अगर देखिएगा तो डीबग वाला पार्ट नहीं रन होगा, लेकिन वार्निंग वाला जो पार्ट है ये रन हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है सपोज गिवन क्लास एसक्यूएल एप्लीकेशन इज रनिंग लोकली ऑन दिस पर्टिकुलर यूआरएल, जो कि लोकल होस्ट का यूआरएल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ यू हिट द यूआरएल दिस स्लैश होम। स्लैश होम आपका यूआरएल कहाँ लेके जा रहा है, तो आप देख सकते हैं स्लैश होम आपको इस डेफ होम पे लेके जाता है, जो कि लॉग करता है, राइट। तो ऑप्शंस कौन कौन से सही हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया, लॉगर डॉट लॉग फाइल फ्लास्क एप्लीकेशन के रूट फोल्डर में बनेगा, ना कि कहीं भी बन जाएगा। अब एप्लीकेशन डैशबोर्ड जो है वो डिस्प्ले होगा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे लॉग कर रहा है, राइट। तो ये रॉन्ग है और ये HTML रिटर्न नहीं कर। दूसरा, debug log will be logged inside logger.log। तो debug तो चल ही नहीं सकता, बिकॉज वहां पे आपका सेट ही है इन्फो पे, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। लास्टली, दिस इज अ वार्निंग लॉग विल बी लॉग्ड इनसाइड logger.log फाइल, राइट। तो ये वार्निंग लॉग बिल्कुल काम करेगा, बिकॉज ये आपका इन्फो से बड़ा है। अब वार्निंग लॉग ये क्यों सेट होगा, उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आप वार्निंग के अंदर ये वाला पर्टिकुलर लाइन दे रहा है, जो कि इस लाइन के बराबर ही है। तो ये बेसिकली वो चीज है जो आप फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं। ओके। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 196 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 197, यहाँ लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग फ्लास्क एप्लीकेशन रनिंग ऑन द बेस यूआरएल एंड इज एक्सेस थ्रू अ ब्राउजर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, लेट्स सी। ये वाला आपका पूरा का पूरा कोड है। यहाँ पे आपका ऐप है, यूजर्स डिक्शनरी डिफाइंड है, ऑथ डिफाइंड है, नो एक्सेस डिफाइंड है, और यहाँ पे आपका ऑथ के अंदर ये है कि आर्ग्यूमेंट ले रहा है यूजर से, जो कि आईडी है, और उसका एक्सेस पैरामीटर लेने का कोशिश कर रहा है, राइट। ये एक्सेस ट्रू है, एक्सेस ट्रू है, एक्सेस ट्रू है और एक्सेस फॉल्स है। उसके बाद इंट क्रेड आईडी, यानी कि क्रेडेंशियल्स ले रहा है, उसका आईडी पैरामीटर एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ पे भी वो कर रहा था। और उसके बाद फिर यूजर ऑफ आईडी, तो यूजर जो भी आपका आ रहा है वो, और ये यूजर्स आपका इस वाले से आ रहा है। ठीक है। तो ये आईडी बेसिकली आपका जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो, और बेसिकली इन द डिफरेंट सेंस आईडी आपका ये वाला पार्ट की है। ठीक है। और रिटर्न वेलकम यूजर डॉट गेट नेम, यू हैव यूजर डॉट गेट रोल एक्सेस एल्स अबाउट 403। ठीक है। अगर ये चीज काम कर रहा है तो रिटर्न ये कर देना है, नहीं तो ये 403 डालना है। और 403 आ रहा है तो ऐप हैंडलर की मदद से हम लोग बोलेंगे यू आर अनऑथराइज्ड यूजर। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि आपका जो भी नेम है उसको एक्सेस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, यूआरएल जो भी है, क्वेरी पैरामीटर आईडी 2, राइट। जरा इसको देखिए, यहाँ पे आपका राउट क्या दिया हुआ है, राउट दिया हुआ है स्लैश लॉग इन आईडी, बिकॉज यहाँ आईडी हम लोग रिक्वेस्ट टैग से ले रहे हैं, राइट। तो लॉग इन यहाँ नहीं है, इसलिए रॉन्ग। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, लॉग इन आईडी इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, आईडी इज इक्वल टू 1 कौन है भाई, तो आईडी इज इक्वल टू 1 मुकेश बाबू हैं, और इनका एक्सेस ट्रू है, यानी कि इनको एक्सेस मिल सकता है, तो यानी कि ये वाला पार्ट प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी। तो वेलकम मुकेश, यू हैव एडमिन एक्सेस। ओके। नेक्स्ट, ये लॉगिन क्या है, आईडी 3, राइट। 3 को क्या एक्सेस है, नरेंद्र रोल एडमिन एक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। और यहाँ क्या आउटपुट दे रहा है, लेट्स सी। यहाँ बोलता है वेलकम नरेंद्र, यू हैव यूजर एक्सेस। नो, वी डोंट हैव एनी यूजर एक्सेस राइट नाउ, बिकॉज वहां एडमिन का एक्सेस दिया हुआ। तो ये अगर एडमिन होता तो ये सही होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यूआरएल आईडी 4 ब्राउजर विल रेंडर यू आर अनऑथराइज्ड यूजर। रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमित रोल यूजर एक्सेस फॉल्स है, राइट। तो ये फॉल्स होने की वजह से ये वाला चीज नहीं रन होगा, ट्रू नहीं होगा ये, और ये एल्स में आएगा तो 403, और एरर हैंडलर से आ जाएगा यू आर अनऑथराइज्ड यूजर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 197 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 198
func1 return x greater than 0, x ले रहा है और x greater than 0 कर रहा है। func2 x modulo 2 is equal to 0, तो हो ना हो ये इवन नंबर चेक कर रहा है। और टेस्ट func3, तो यहां से आपका टेस्टिंग शुरू होता है। और assert func1 x is equal to true, strx is not even or odd, func2 of x is equal to true, strx is even or odd, and assert x modulo 2 not equal to 0, strx plus is odd number। ओके, और आप x ले किस तरह, sys.argv of 1, यहाँ पे ये आ रहा है, इसको आप सिंपली कॉल कर दे रहे हैं यहाँ पे चेक करने के लिए। तो एक सिंपल तरीका है टेस्टिंग करने का। तो आप पूछता है विच ऑफ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड असर्शन एरर। तो अगर आप python.main.py और फिर यहाँ पे 9 लिखते हैं तो रिटर्न x ग्रेटर देन 0, तो 9 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद func2 आपका 9 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, तो ये सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला रेज हो जाएगा, बिकॉज ये वाला चीज फॉल्स हो जाएगा। एसर्ट में तभी कुछ रेज होता है असर्शन एरर जब कोई चीज फॉल्स हो जाए, ठीक है। और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो इसके आगे हम लोग चेक ही नहीं करने जाने वाले। सिमिलरली 90, तो 90 जो है वो ग्रेटर देन 0 है और 90 मॉड्यूलो 2 इवन आएगा, राइट। x मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला चीज फेल हो जाएगा, और चूंकि ये फेल हो जाएगा इसलिए ये ऑड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी सही है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन पाइथन मेन 0, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, वो इक्वल टू 0 होता है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो यानी पहला वाला असर्शन ही फेल हो जाएगा, इट इज नॉट इवन एन ऑड और इवन नंबर, राइट। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। 9 जो है वो ऑड नंबर होता है, तो ये असर्शन रॉन्ग है, ये वाला चीज ट्रू होगा, और यहाँ पे इवन नंबर होता है तो ये असर्शन भी रॉन्ग है और ये भी इवन होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 198 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 199 में, और ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो ये है कांस्टेंट वैलिडेशन एपीआई के बारे में कि कौन सा चीज सही है। द कांस्टेंट वैलिडेशन एपीआई इंश्योर्स दैट फॉर्म इनपुट मीट्स द क्लाइंट साइड वैलिडेशन रूल्स बिफोर सबमिशन। तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म है जिसमें आप कई बार इनपुट सेट कर सकते हैं, ये चीज इंश्योर करता है फ्रंट एंड के। नेक्स्ट, कांस्टेंट वैलिडेशन एपीआई इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट सर्वर साइड अटैक फ्रॉम द एसक्यूएल इंजेक्शन। रॉन्ग, इट इज पॉसिबल टू बाईपास कंस्टेंट वैलिडेशन एपीआई बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द सर्वर। हाँ, आप डायरेक्टली सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैं क्लाइंट हूँ, यहाँ सर्वर है, मैं डायरेक्टली सर्वर को CLI टूल की मदद से डेटा भेज दूंगा। अब मेरे जो रूल्स हैं वो तो मेरे एप्लीकेशन पे सेट है ना, उसे मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली सर्वर पे भेज दूंगा, तो ये काम करेगा। कंस्टेंट वैलिडेशन एपीआई ऑटोमेटिकली वैलिडेट्स ऑल डेटा ऑन द सर्वर साइड, नहीं, ये कभी नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 199 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 200, वो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का खासियत है कि वो यूनिक होता है, वो यूनिक आईडी आइडेंटिफाई कर सकता है, और वो नल नहीं हो सकता है। डुप्लीकेट वैल्यूज भी उसमें अलाउड नहीं होते बिकॉज वो यूनिक है, ठीक है। तो प्राइमरी से कैन बी नल नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। प्राइमरी की कैन बी ऑटो इंक्रीमेंटेड, कर सकते हैं, नो इश्यू विद दैट, बट यहाँ बोलता है इनवैलिड। प्राइमरी की अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज, मैंने अभी बताया कि यूनिक होते तो डुप्लीकेट का तो सवाल ही नहीं आता, तो ये रॉन्ग है, बट चूंकि ये इनवैलिड है सही हो जाएगा। प्राइमरी की कैन बी रेफरेंस बाय फॉरेन कीज इन अदर टेबल्स, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 200 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201, और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बस आपको HTML के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो HTML के टैग्स को समझ लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है। तो इसमें बस ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द अबव कोड स्निपेट, ठीक है। तो ये नेस्टेड कंडीशंस का खेला है। यहाँ है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट आइटम है, LI लिस्ट आइटम के लिए होता है, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और इसके अंदर फिर है आपका लिस्ट आइटम CT पाइथन मैथ्स, और फिर डिप्लोमा है, और उसके बाद फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और PDS है, MAD1 है और MAD2 है, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और फिर OL है। तो अगर आप देखिएगा तो आपका जो ये LI है ना, ये किसके अंदर है, ये UL के अंदर है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग बुलेट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपका फाउंडेशन है और डिप्लोमा है, ये किसके अंडर है, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, बिकॉज UL यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, राइट, और फिर यहाँ UL स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। ऑर्डर्ड हमेशा स्टार्ट होता है 1 और 2 से, तो यही चीज आपको यहाँ पे करना है। देखिए लिस्ट आइटम फाउंडेशन एंड डिप्लोमा आर नंबर्ड 1 2 3, बिल्कुल सही, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखा दिया, राइट। और फिर लिस्ट आइटम PDS है, MAD1 एंड MAD2 आर बुलेटेड, बिल्कुल सही। एंड द सेम कैन बी said for
सीटी पाइथन एंड मैथ्स एज वेल, तो इसीलिए ये बुलेटेड नहीं होगा और ये वाला नंबर्ड नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 201 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 202 में, और ये क्वेश्चन काफी रिपीटिंग क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट भी होगा। इसमें आप फंडामेंटल समझ लिए तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजीली है। तो यहाँ पे बोलता है कंसिडर द कॉमा सेपरेटेड CSV फाइल विथ ऑल कैरेक्टर सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A and B, that is total number of characters is 12. You need to store a file consisting of 2000 characters mentioned only in the above list without spaces. तो स्पेस को हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, स्पेशली बोल दिया गया, यानी 12 कैरेक्टर्स ही हम लोग लेके रखेंगे, एक्स्ट्रा एक स्पेस को ऐड नहीं करेंगे एज ए कैरेक्टर। ठीक है, अब बोलते हैं हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द CSV फाइल इफिशिएंटली। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि एक कैरेक्टर को कितने बिट में लिखना ज्यादा रहेगा। तो 12 है, राइट। तो हमारे पास 12 कैरेक्टर्स है और हम लोग जानते हैं कि अगर एक कैरेक्टर को लिखने के लिए 2 बाइट चाहिए होता है, तो उस हिसाब से कैरेक्टर को हम लोग अगर लिखना चाहें तो log base 2 of 12 करेंगे, जो कि बाइनरी फॉर्मेट है, तो अप्रोक्स 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो सील फंक्शन अगर आप लेते हैं तो 4 बिट्स ले सकते, बिकॉज बिट्स ही हमारा 0 और 1 होता है, जिसको हम लोग 2 के सेंस में लेते हैं, राइट। लेकिन ये हो गया एक के लिए। अगर हमारे पास 2000 कैरेक्टर्स टोटल हम लोगों को फाइल में लिखने हैं उस 12 कैरेक्टर्स से, तो हम लोग कितना करेंगे, तो 4 into 2000 दैट इज 8000। ओके, तो ये 8000 हमारे बिट्स हैं। बट ध्यान रखिए आपको नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए, तो बिट्स को अगर आप बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो हम लोग इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1000 बाइट्स। ये कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर कन्वर्सन नहीं कीजिएगा तो आंसर गलत है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 202 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 203। अगेन ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा उतना समझ नहीं आया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये लिखा हुआ है यू आर कनेक्टेड टू द सर्वर दैट प्रोसेसेस 1500 रिक्वेस्ट पर सेकंड, यानी 1500 रिक्वेस्ट पर सेकंड। ईच रिक्वेस्ट इज अ कांस्टेंट साइज ऑफ 100 KB। तो साइज क्या है, 100 KB। यू आर कनेक्टेड टू द एवर सर्वर थ्रू अ नेटवर्क लाइन विद अ स्पीड ऑफ 2 GB per hour, 2 Gbps, स्मॉल b होगा यानी बिट्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड दैट सर्वर कैन हैंडल। तो ये बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड, और वो भी ये kbps में मांग रहा है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि 1000 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 KB एंड 1000 KB इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB होगा, तो 2 GB है, यानी कि आपका 1000 यानी 2000 लेट्स से फॉर से। एंड आपका सर्वर का साइज पर सेकंड क्या है, 1500, और टोटल साइज कितना, 100 KB, राइट। तो अगर मैं 1500 into 100 KB करूं तो ये आता है 150000, राइट, यानी 1,50,000 KB। 1,50,000 KB यानी कि इसमें कितने थाउजेंड है, 1 2 3, यानी 1000, यानी कि TMB या समथिंग सिमिलर टू दैट, राइट। नॉट 1500 MB और मे बी समथिंग लाइक दैट, बट जो भी हो ये 2000 से छोटा है, यानी कि ये आराम से इसको हैंडल कर सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड दैट सर्वर कैन हैंडल इन kbps विल बी 150000 KB। अगेन ये मेरा वेग आइडिया है जो मैं समझा हूं, मैं नहीं जानता कि ये सही आंसर है या गलत है। तो एक बार अगर आप सही आंसर जानते हैं और सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में कर दें और मुझे भी करेक्ट कर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 203 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 204 और 205 में, दोनों को एक साथ ही देखने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन काफी हद तक गलत है, बट एनीवेज लेट्स चेक। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कंसीडर द फॉलोइंग फ्लास्क कोड रनिंग एट URL दिस पर्टिकुलर, और ये आपका फ्लास्क है जिससे आप फ्लास्क इंपोर्ट कर रहे हैं, आप ऐप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, मूवीज का डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर ये एक्चुअली आपका लिस्ट वैल्यूज को स्टोर करता है, स्पाइडरमैन एक्शन 5 जो भी उसके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है, एनीवेज। ठीक है, फिर डू समथिंग कोई फंक्शन है जो कि L ले रहा है, एम्प्टी लिस्ट है, लिस्ट की इन मूवीज। तो की क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा स्पाइडरमैन, बैटमैन, जोकर एंड टेड। अब इफ मूवीज की ऑफ 0, तो मूवीज की ऑफ 0 का मतलब क्या है, मूवीज के अंदर जो हमारा की है जो कि ये वाला है, इसका 0th एलिमेंट लो। तो 0th एलिमेंट क्या है, 0th एलिमेंट है हमारा
ये वाला, राइट। लिस्ट का एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ 0th एलिमेंट क्या आएगा, इधर एक्शन आएगा, थ्रिलर आएगा, कॉमेडी आएगा, कुछ आएगा, राइट। और वो होना चाहिए आपके जी के बराबर। तो जी के बराबर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आपका इनपुट जा रहा है जी में, अब जी का इनपुट कैसे जा रहा है वो बाद में देखते हैं, बट जी में जाना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है तो एल डॉट अपेंड की, तो एल में उस की को अपेंड कर दो, और की हमारा क्या था, स्पाइडरमैन, बैटमैन, जोकर या टेड था, राइट। इसमें से वो हम लोगों को अपेंड कर देना और रिटर्न एल। अब देखिए राउट, देखिए राउट है स्लैश जॉनरे। अब जॉनरे जो है ये स्ट्रिंग हो सकता है, ये इंट भी हो सकता है, कोई ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, बट इतना पॉइंट है कि यूआरएल में ही आप जॉनरे ले रहे हैं और उसे आप होम के थ्रू पास ऑन कर रहे हैं और फिर डू समथिंग को कॉल कर दे रहे हैं जॉनरे के साथ। तो अब आपका सवाल उठता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूआरएल विल डिस्प्ले जोकर ऑन द ब्राउजर। तो अगर आप एक्शन लेते हैं तो देखिए एक्शन क्या करेगा आपके लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जी एक्शन मैच करना चाहिए। अगर एक्शन मैच करेगा तो आपका क्या क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए SP1 और बैटमैन। क्या ये जोकर के बराबर है, नहीं। नेक्स्ट थ्रिलर, थ्रिलर अगर आप ऐड करते हैं और ये जी के बराबर आता है आप, तो ये आपको आउटपुट दे रहा है जोकर, राइट। ओके, तो हम लोगों को एक तो मिल गया। नेक्स्ट कॉमेडी, कॉमेडी अगर आप करते हैं यहाँ पे और जी का वैल्यू भी कॉमेडी है, दोनों सेम आ जाता है, तो आपका ये वाला आएगा टेड। तो कायदे से आपका यूआरएल क्या होना चाहिए, आपका यूआरएल जो भी है वो होना चाहिए स्लैश थ्रिलर, राइट। और वही चीज आपको यहाँ भी करना है। होम का जो यूआरएल है उसका मतलब यही वाला वैल्यू है स्लैश थ्रिलर। अब आप बोलेंगे तो आंसर गलत है, तो ये मिस्टेक है। एक्चुअल आंसर ये सही है और ये रॉन्ग है। एंड द रीजन आई एम सेइंग कि ये रॉन्ग है, मैं मान लेता हूं कि वहां पे स्लैश जॉनरे दिया हुआ है तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर भी तो रॉन्ग आ रहा है, दोनों ही आपको जोकर डिस्प्ले नहीं करवा रहा, राइट। क्योंकि कॉमेडी से आपको टेड मिलेगा, कभी भी जोकर नहीं मिल सकता, इसलिए ये ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग हो जाता है। यही आंसर सही है। अल्टीमेटली ये आंसर रॉन्ग है, ये मुझे लगता है। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, नो डाउट विद दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205 भी कुछ इसी तरीके का है। 205 में बोलता है जॉनरे एक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपका यूआरएल जो है वही रॉन्ग है। देखिए आपका यहाँ पे क्या था, आप पास ऑन कर रहे थे स्लैश जॉनरे, राइट। तो स्लैश आपका होम था, फिर जॉनरे। तो जॉनरे जो आपका है वो आप लेंगे यूआरएल में, आप उसको क्वेरी पैरामीटर के तौर पे नहीं ले सकते बिकॉज रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स कहीं यूज ही नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपका आ रहा है स्पाइडरमैन 1 और बैटमैन 1। हाँ, एक्शन के साथ ये आएगा जो मैंने पहले भी बताया, लेकिन तब जब ये स्लैश जॉनरे होगा, ये स्लैश जॉनरे यहाँ पे नहीं है और लेकिन फिर भी ये आंसर सही बताया जा रहा है, तो ये रॉन्ग है। एक्चुअली आंसर है नन ऑफ दीज। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 205 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 206 एंड 207, ज्वाइंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है कंसीडर द बिलो पाइथन फ्लास्क कोड एंड आंसर द गिवन सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस इफ ऐप इज रनिंग एट दिस पर्टिकुलर लोकल होस्ट और app.py। अगर आप इस कोड को देखिएगा तो इंटिमिडेटिंग है पूरा का पूरा, बहुत ज्यादा कोड है, बट आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है सबसे पहले ये आपका राउट क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गेट अकाउंट आईडी एंड अपडेट बैलेंस आईडी, राइट। तो अब इससे थोड़ा सा ऊपर नेविगेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो गेट अकाउंट आईडी, आप आईडी पास कर रहे हैं, तो ये वाले से भी हो सकता है, ये वाले से भी हो सकता है। अपडेट बैलेंस आईडी, तो ये बैलेंस को अपडेट करने के लिए है। लेट्स सी, अकाउंट डेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपके पास एक एरर दिया हुआ है जो कि HTTP एक्सेप्शन हो सकता है। आप रिक्वेस्ट डॉट पार्सर में डाल रहे हैं और p डॉट एड आर्ग्यूमेंट बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि बैलेंस को आप ऐड कर रहे हैं रिक्वेस्ट पार्सर के, मतलब अपडेट करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब अगर यहाँ आप गेट मेथड को देखिएगा तो सेल्फ कॉमा आईडी, आईडी अकाउंट डेटा रिटर्न अकाउंट, तो ये अकाउंट रिटर्न कर रहा है, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो सॉरी, नो अकाउंट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट एंड एरर 404 आपको थ्रो कर दे रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर आप पुट रिक्वेस्ट को देखिएगा तो ये बोलता है आस्क p.parse आईडी अकाउंट डेटा आईडी बैलेंस आस्क बैलेंस रिटर्न अकाउंट डेटा आईडी। तो यहाँ पे ये बैलेंस को अपडेट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट, और अगर अकाउंट नंबर और आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर से 404 एरर थ्रो कर दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग सब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये देखिए आपका ये दे रहा है गेट अकाउंट FD101 x गेट। तो आपका जो भी दिया हो उससे मतलब नहीं है, ये वाला चीज फोकस कीजिए। HTTP रिक्वेस्ट क्या है, गेट मतलब हम लोग को डेटा को फेच कर, तो ये जो यूआरएल है ये मैप होगा आपका गेट से, और इसमें आप देख सकते हैं अकाउंट आईडी के बेसिस पे अकाउंट लिया जा रहा है, राइट। तो यहाँ अकाउंट आईडी आपका क्या है, FD101, राइट।
B101 क्या है आपका? जैक और बैलेंस 71600। और ये जो है ये एक डिक्शनरी है जिसको एक तरीके से जेसन बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गेट अकाउंट पे जाते हैं तो भी आपको वही मिलता है और यहाँ पे भी आपको वही मिल रहा है, राइट? बैलेंस 71600। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्स पे क्या वैल्यू सेट है। तो ये हो गया हमारा पहला। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोगों को अपडेट करना है अपना बैलेंस अकाउंट CA101 से तो हम लोगों को क्या राउट यूज करना पड़ेगा? तो याद रखिएगा अगर आपके पास ये पर्टिकुलर 101 आईडी है तो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करना पड़ेगा, बट अगर ये आईडी नहीं है तब आप पोस्ट रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या आता है हमारा CA101, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बैलेंस अपडेट करने के लिए CA101 अवेलेबल है, तो हम लोग को इसको सिंपली अपडेट करना है और अपडेट करने के लिए हम लोग पुट मेथड यूज करेंगे जो कि मैप होगा इस पुट मेथड से। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज एक्स का वैल्यू पोस्ट है, राइट? और डेटा हम लोग बैलेंस ये पास कर रहे हैं तो ये रॉन्ग है बिकॉज ये पोस्ट है। दूसरा वाला भी पोस्ट है तो रॉन्ग होगा। तीसरा वाला पुट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है और वो ये है कि गेट बैलेंस मैप था गेट मेथड के लिए, राइट? ये CA101 सिर्फ डाटा लेने के लिए और यहाँ आप बोल रहे हैं पुट, तो ये चीज मैप ही नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग है। और ये वाला अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अपडेट बैलेंस मेथड है जो कि हमने ऊपर देखा था कि ये पुट मेथड के से मैप्ड है। CA101 एक्स पुट एंड डेटा दिया है बैलेंस एंड एच कंटेंट एप्लीकेशन टाइप जेसन, ठीक है? तो ये वाला आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है? एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, और वो ये कि आखिर मुझे पता कैसे चल रहा है कि पट और पोस्ट क्या हम लोगों को डालना है, ठीक है? तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे गेट अकाउंट आईडी है, अपडेट बैलेंस आईडी है, लेकिन अपडेट बैलेंस का काम क्या है? नाम से ही समझ आता है कि ये बैलेंस को अपडेट करेगा और गेट अकाउंट का से ही नाम से समझ आता है कि ये डेटा को लेगा। तो यहाँ चूंकि गेट है ना, इसलिए ये गेट से मैप हो रहा है एज पर माई थिंकिंग, जो मैं समझता हूँ। और अपडेट बैलेंस आईडी है ना, ये आपका पुट से मैप हो जा रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि वो ये चीज चेंज कर दें, हो सकता है अपडेट जो है वो गेट का काम करे और गेट जो है वो अपडेट का काम करे, तो वैसे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे एक क्वेश्चन को मैंने इनकाउंटर किया था, वो क्वेश्चन अगर मुझे दिखेगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कैसे इसको फाइंड करना है। बट जब भी आप एपीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये चीज का बहुत ध्यान रखें। एक चीज और जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपके पास जो गेट मेथड होता है ये डेटा को लेने के लिए होता है, ठीक है? जो आपके पास पोस्ट मेथड होता है ये फर्स्ट टाइम डेटा में इंटर करने के लिए होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा है तो आप पुट मेथड यूज करेंगे टू अपडेट डेटा। अगर आपके पास डिलीट करना है तो आप डिलीट मेथड यूज करेंगे। ये फंडामेंटल चीज अगर आप समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन बनाना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 206 एंड 207 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 208 और 209। अनफॉर्चुनेटली इसमें से 208 पूरा रॉन्ग क्वेश्चन है और 209 ये सही क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। कोड तो खैर बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, तो सीधे ऑप्शन पे ही चलते हैं, फिर उसके हिसाब से मॉडिफाई करें। ये बोलता है assume you have the following item API endpoint as shown in the code. If the client send a post request with an existing item name but missing price field in JSON payload, what will happen and why? तो यहाँ पे what will happen करना बहुत easy है, but why part क्यों है वो थोड़ा important है, और वो आप अगर समझ गए तो ये आप इस क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे, ठीक है? एनीवेज लेट्स सी। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप जेसनिफाई, रिक्वेस्ट, मेक, रिस्पॉन्स सब ले रहे हैं। यहाँ पे आप ऐप को डिफाइन कर रहे हैं, एपीआई को डिफाइन कर रहे हैं जो कि ऐप के ऑब्जेक्ट को लेगा, फिर आइटम डिफाइन कर रहे हैं, फिर आइटम में एज अ रिसोर्स पास कर रहे हैं, गेट मेथड के थ्रू आप कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे बोलते हैं आइटम नन, आइटम का वैल्यू अभी नन है, फिर और आई इन आइटम्स, तो ये वाला आइटम्स यहाँ आएगा, तो आइटरेट होगा। इफ आई डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और नेम आप ले रहे हैं यहाँ से। अब ध्यान रखिएगा जब आप नेम ले रहे हैं तो ये बेसिकली आप इस न्यू आइटम वाला जो आपका डिक्ट है जेसन डिक्ट उससे ले रहे हैं, ओके? आइटम इज इक्वल टू आई, आइटम में आई को डाल दो, यानी कि ये वाला, क्योंकि आई ऑफ नेम बेसिकली एक डिक्शनरी होगा जिसमें हम लोगों का नेम इज टू कोई भी नेम हो सकता है, तो इसका आई ऑफ नेम जो हम लोग कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू पर्ट हो जाएगा और आई का वैल्यू ये हो जाएगा, ओके? और फिर ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको मेनली लूप से एग्जिट कर देना, फिर इस वाले लूप में आए तो फिर रिटर्न, मेक, रिस्पॉन्स, जेसिफाई आइटम को जेसिनिफाई कर दो, मतलब जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। इफ एल्स और आइटम, अगर आइटम अवेलेबल नहीं है तो
एम्प्टी स्ट्रिंग वहां डाल दो और 404 एरर डाल दो, ठीक है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट देखते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन था आइटम एग्जिस्ट फॉल्स फॉर आई इन आइटम्स आई नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। आइटम एग्जिस्ट इज इक्वल टू ट्रू, आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रेक कर दो, इफ आइटम एग्जिस्ट रिटर्न मेक रिस्पॉन्स जस्टिफाई आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर आपने अपना इनपुट डाला है और आपने पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर कुछ इस तरीके का डेटा डाला, यानी कि ये जो आपका स्ट्रिंग नेम है, इसके बाद आपने प्राइस एज अ क्वेरी पैरामीटर डाला, या फिर आपने कर्ल कमांड यूज करके इसको आपने जेसनफाई तरीके से इंटर किया। वाई जेसनफाई? बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, तो डेटा जो इनपुट होगा वो जेसन के फॉर्मेट में होगा। अब अगर आप प्राइस नहीं डाल रहे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट मेथड है आपका, जिसपे आप कॉल करने का कोशिश कर रहे हैं या पोस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, वहां कहीं भी प्राइस का बात नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे कोई वैलिडेशन लगा हुआ ही नहीं है। और जब वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है तो सीधे ये इफ वाले पार्ट में आएगा और इफ वाले पार्ट में ये जेसिनिफाई करके ये मैसेज प्रिंट करेगा। बट चूंकि ये मैसेज प्रिंट करेगा इसलिए ये 200 ओके एरर थ्रो करेगा। कोई भी डिफाइंड नहीं है इस तरीके से कि 404x यहाँ पे एरर थ्रो करना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ये बोलता है सर्वर विल रेज अ की एरर बिकॉज इट ट्राइज टू एक्सेस डेटा प्राइस विदाउट वैलिडेटिंग इफ द प्राइस इज प्रेजेंट, रिटर्न द इंटरनल सर्वर। ये डेटा प्राइस को एक्सेस करने का कोशिश ही नहीं करेगा, ये आंसर रॉन्ग है। अब ये देखिए रिटर्न टू 400 स्टेटस कोड विद मैसेज आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट बिकॉज इफ द फर्स्ट चेक फॉर आइटम्स एग्जिस्टेंस बिफोर अटेम्प्टिंग टू एक्सेस द प्राइस, ठीक है। तो ये सबसे पहले आइटम के एक्सेस को करने का कोशिश करेगा, सही है। बट यहाँ चूंकि ये आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट आपको रिटर्न कर रहा है, इसलिए ये वाला चीज जो है ये 200 ओके एरर देना चाहिए ना कि 400। तो ये वाला ऑप्शन भी पार्शियली करेक्ट है, बट अगर आप नियर मिस करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन टिक करें। ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं नहीं जानता कि ये सही ऑप्शन होंगे या नहीं होंगे। बट अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे थ्योरी में पॉइंट है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। बट एनीवेज ये सारे के सारे ऑप्शंस अगर मैं पूरे के पूरे तरीके से देखूं तो रॉन्ग ही है, ये सारा का सारा रॉन्ग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 209 एंड इट्स सपोज टू बी द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको लिखा है कर्ल जो भी आपका रूट है, फिर आइटम कैंडल प्राइस 120 और एक्स डॉट पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने कोड में जाइएगा और पोस्ट में देखिएगा तो आप जो भी इनपुट ले रहे हैं वो आप रिसोर्स के तौर पे ले रहे हैं। तो आपका जब कर्ल कमांड लिखाएगा तो जो भी लिखाया उसके साथ आपको एक हेडर डालना पड़ेगा। हेडर डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, बट वो होना चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप गेट डॉट रिक्वेस्ट जेसन कर रहे हैं, लेकिन आपके कोड में जब आप कर्ल कमांड कॉल कर रहे हैं तो आपने ये चीज कहीं मेंशन नहीं किया, ये जेसन डेटा आपने मेंशन नहीं किया हेडर के तौर पे, राइट। इसलिए ये 415 एरर दे देगा कि आपने ये डेटा नहीं दिया हुआ है और ये बेसिकली इश्यू क्रिएट कर देगा। आई होप आप समझ गए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 208 कंप्लीट होता है और अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले जो आपको फोकस करना चाहिए वो फ्लास्क के ऊपर करना चाहिए। आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन फ्लास्क से ही थे, चाहे वो आपके रिक्वेस्ट के क्वेश्चन हो या फिर आपके यूआरएल बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर कर्ल के कमांड के क्वेश्चन हो, सबके सब में फ्लास्क एम्बेडेड था। दूसरा क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर आप एसक्यूएल एलकेमी मान सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है वो है आपका 1-to-1 रिलेशन या मेनी टू वन रिलेशन या फिर मेनी टू मेनी रिलेशन या फिर नो रिलेशन या फिर 1-to-many रिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जब टेबल दिया है तो आप कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे कोई क्वेश्चंस थे नहीं, बट अगर ऐसे होंगे तो मैं इसको कवर कर दूंगा किसी और वीडियो में। इसके बाद न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स में मेनली आपका कन्वर्सन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप कन्वर्सन सही से कर लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। और फाइनली आपके थ्योरी क्वेश्चंस। अब एक छोटी सी चीज, वीक 5 to 8 आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद 1 to 4 आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए और 9 to 12 आपका थर्ड प्रायोरिटी होना चाहिए, जिसमें गिट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस तो गिट के आ ही जाते हैं जनरली, ठीक है। तो ये बस एक समरी ब्रेकडाउन है। आई होप यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। अगर हेल्प हुई हो तो कमेंट में बताइएगा कि कैसे आपकी हेल्प हुई है। और साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा कि और भी क्वेश्चन पेपर को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं बना सकूं, बट आई विल सजेस्ट कि और पेपर्स भी आप प्रैक्टिस कर लें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर
sure that you give it a like and subscribe to the channel. See ya. Bye bye.